नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए आज की हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं नजर। 286वें विधि आयोग ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए बनाया प्लान। महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण की सिफारिश की। कहा, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन लाए सरकार। चर्चा में स्वामीनाथन रिपोर्ट। 2004 में बनाया गया था स्वामीनाथन आयोग, अभी तक लागू नहीं हुई हैं आयोग की सिफारिशें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का किया उद्घाटन। मंदिर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को करेगा मजबूत। अद्भुत शिल्पकला विशेषताओं से भरा हुआ है ये मंदिर। चलिए खबरों पर आगे नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। हाल ही में 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए सिफारिश की है। यह सिफारिश है एक महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण की। यह खास सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि विधि आयोग ने यह पाया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के अधिकारियों की शक्तियों के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया था, जिसके कारण राहत और बचाव कार्यों में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया था। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक UPSC की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। चलिए अब खबर पर वापस आते हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी के बाद विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था। किस चीज का संज्ञान लिया था? विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान देश में भविष्य की महामारियों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया था। देखिए, 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक औपनिवेशिक कानून का जिक्र हुआ है। यह है महामारी रोग अधिनियम 1897 यानी EDA। 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस महामारी रोग अधिनियम 1897 की कुछ सीमाएं बताई गई हैं। जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक शासनकाल का कानून लगभग एक सदी पुराना है और यह आज के समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से अब आउटडेटेड हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 को संक्रामक रोगों के प्रसार के साथ आधुनिक मुद्दों से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण और बढ़ती कनेक्टिविटी के चलते संक्रामक रोग तेजी से एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स में बदल सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि औपनिवेशिक युग के कानून में महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा निर्देशों की कमी है। इसके साथ ही विधि आयोग की यह रिपोर्ट महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन या एक नया कानून पेश करने के लिए व्यापक सिफारिशें पेश करती है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके यह प्रावधान शामिल करने चाहिए कि एक महामारी योजना तैयार की जाए, लागू की जाए और नियमित अंतराल पर उसे संशोधित भी किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना में क्वारंटाइन, आइसोलेशन और लॉकडाउन्स के प्रावधान शामिल होने चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपायों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। तो देखिए, इस रिपोर्ट में बार बार एक महामारी योजना और एक मानक संचालन प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। क्या है ये? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस महामारी योजना को बनाने का कर्तव्य केंद्र सरकार का है, लेकिन योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से और संबंधित मंत्रालयों के निजी स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषज्ञ निकायों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया यह तय करेगी कि सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियां और दायित्व स्पष्ट रूप से बांट दिए जाएं, ताकि किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिचुएशन में एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से सरकारें काम कर सकें। कल के एपिसोड में हमने यह बताया था कि किसान आंदोलन फिर से क्यों शुरू हुआ है और हमने MSP से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझा था। लेकिन जब भी किसान आंदोलन होता है तो एक रिपोर्ट का जिक्र भी हमेशा होता है। यह रिपोर्ट है स्वामीनाथन रिपोर्ट। ये वही स्वामीनाथन हैं जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद UPA की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी।
इसी समय नवंबर 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग को स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 2004 से लेकर 2006 तक कई रिपोर्ट पेश की थी। इन रिपोर्ट में भारत में किसानों की समस्याएं सुलझाने और एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव की बात करते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था बनाने, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने, किसानों को गुणवत्ता वाले बीज सस्ते दाम पर देने, सरप्लस जमीन का भूमिहीन किसान परिवारों में बंटवारा, राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन, फसल बीमा योजना को और मजबूत करना, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और किसानों के हित में कृषि नीति बनाने जैसे कई सुझाव दिए थे। हालांकि 2006 से 2024 आ गया और अभी तक किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। लेकिन किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग होती है वह होती है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की दर तय करना। किसी भी फसल पर एमएसपी कितनी होगी इसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस तय करती है। इनके पास फसलों की लागत तय करने का एक फॉर्मूला होता है। इस लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हैं A2, A2 प्लस FL और C2। एक एक करके आइए इन पर बात कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। A2 में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार, लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मजदूरी की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। CACP द्वारा A2 प्लस FL लागत पर MSP की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत पर MSP की गणना बेंचमार्क लागत के लिए की जाती है। जबकि CACP की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 2018-19 रिपोर्ट में कहा गया था कि CACP की सिफारिशें A2 प्लस FL लागत पर आधारित हैं। वहीं स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी कि 50% और जोड़कर ही फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। इसको एक उदाहरण से आइए समझते हैं। CACP के मुताबिक 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल पर A2 की लागत 903 रुपए, A2 प्लस FL की लागत 1128 रुपए और C2 की लागत 1652 रुपए तय की गई है, जबकि 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2125 रुपए तय की गई थी। अब अगर स्वामीनाथन कमेटी का C2 प्लस 50% फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2478 रुपए बैठेगी, यानी प्रति क्विंटल गेहूं पर 353 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब देखने में तो ये आंकड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन हम यह समझते हैं कि सरकार को MSP पर अनाज खरीदने में कितना खर्च आता है। देखिए, पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की ओर से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे। सरकार ने बताया है कि 2022 में करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीद MSP पर की गई थी, जबकि 2014-15 में 761 लाख टन की खरीद हुई थी। 2014-15 में सरकार ने MSP पर फसल खरीदने पर 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, यानी इस दौरान MSP पर सरकार का खर्च भी लगभग दुगना हो गया है। अब अगर स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले पर MSP तय की जाती है तो सरकार पर सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। कमेंट करके बताइए कि सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें माननी चाहिए या नहीं। एक मुस्लिम राजा ने एक मंदिर के लिए जमीन दान की। मंदिर का लीड आर्किटेक्ट एक कैथोलिक ईसाई है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है, फाउंडेशनल डिजाइनर एक बौद्ध हैं,
डायरेक्टर जैन परंपरा से आते हैं और मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी एक पारसी समूह की है। इन 3 लाइन में पूरी भारतीय परंपरा का निचोड़ छुपा हुआ है और एक महान भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करने वाला यह अनोखा मंदिर है आबू धाबी में बनाया गया BAPS स्वामीनारायण मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 2 दिवसीय UAE यात्रा के दौरान आबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया। यह खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर है। इस 108 फीट ऊंचे मंदिर का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय के साथ साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो चलिए आइए समझते हैं मंदिर के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि BAPS क्या है। इस अनोखे मंदिर का निर्माण बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS द्वारा किया गया है। यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय का एक संप्रदाय है। आप ये भी जान लीजिए कि BAPS कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। BAPS के पास दुनिया भर में लगभग 1550 मंदिरों का नेटवर्क है, जिसमें नई दिल्ली और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजल्स और नैरोबी में स्वामीनारायण मंदिर शामिल हैं। अब सवाल है कि UAE में ऐसे मंदिरों को बनाने की मांग कैसे उठी? क्या आबू धाबी में एक बड़ा स्वामीनारायण समुदाय पाया जाता है? BAPS के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इसके 10वें आध्यात्मिक गुरु और संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 को आबू धाबी के रेगिस्तान में एक हिंदू मंदिर की कल्पना की थी, जो देशों, समुदायों, संस्कृतियों को एक साथ ला सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 3.3 मिलियन है। यह देश की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है। इनमें में से लगभग 150 से 200 परिवार BAPS संस्था के फॉलोवर हैं। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। यह मंदिर 7 शिखरों वाला एक पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। ये 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात का रिप्रेजेंटेशन है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जबकि आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का उपयोग किया गया है। मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। वहीं मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं। एक का नाम है सद्भाव गुंबद और दूसरे का नाम है शांति गुंबद। मंदिर की प्रमुख वास्तुशैली विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के चारों ओर 96 घंटियां और गौमुख स्थापित किए गए हैं। ये 96 घंटियां प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि हैं। इस मंदिर परिसर में नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर भीषण गर्मी में भी आसानी से चला जा सकता है। मंदिर में किसी भी लौह सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में कई अलग अलग प्रकार के स्तंभ देखे जा सकते हैं, जैसे गोलाकार और षटकोणीय, लेकिन एक विशेष प्रकार का स्तंभ भी है जिसे स्तंभों का स्तंभ कहा जाता है। इसमें लगभग 1400 छोटे स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर में कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इसके चारों ओर एक पवित्र नदी बनाई गई है। इसके लिए गंगा और यमुना का पानी भी लाया गया है। वहीं सरस्वती नदी को सफेद रोशनी के रूप में चित्रित किया गया है। मंदिर परिसर में भारतीय सभ्यता की 15 मूल्यवान कहानियों के अलावा माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अरबी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता, चीनी सभ्यता और अफ्रीकी सभ्यता की कहानियों को चित्रित किया गया है। दुनिया भर के सभी BAPS मंदिरों की तरह यह मंदिर भी सभी के लिए खुला है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के चलते नाटो चर्चा में आ गया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि यह उन नाटो सहयोगियों का बचाव नहीं करेंगे जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि रूस को उन नाटो सहयोगियों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी ट्रंप ने कह दी है। इस बयान को नाटो की संस्थापक संधि के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन माना जा रहा है। चलिए समझते हैं कि नाटो क्या है। दरअसल शीत युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए सन 1949 में नाटो को बनाया गया था। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा की गई थी। तब से विस्तार के 9 दौरों यानी 1992, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020 और 2023 में के माध्यम से 19 और देश नाटो में शामिल हो गए हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि देश गठबंधन में कैसे शामिल हो सकते हैं।
इसमें कहा गया है कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा योगदान करने की स्थिति में है। किसी देश को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का कोई भी निर्णय सभी सहयोगियों के बीच सर्वसम्मति के आधार पर उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा लिया जाता है। नाटो में वर्तमान में 31 सदस्य हैं। इन सदस्यों को नाटो सहयोगी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश सदस्य यूरोप के हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी इसके सदस्य हैं। सबसे नया सदस्य फिनलैंड है, जो यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण पिछले अप्रैल में शामिल हुआ था। अब बात करते हैं नाटो की संस्थापक संधि के अनुच्छेद 5 की। इसमें सामूहिक रक्षा का सिद्धांत बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि नाटो के एक सदस्य पर हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा। ट्रंप का यह बयान अनुच्छेद 5 से मेल नहीं खा रहा है। ट्रंप ने सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर खुले तौर पर सवाल भी उठाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक और सैन्य ताकत के चलते यह गठबंधन में अब तक का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके परमाणु शस्त्रागार को अंतिम सुरक्षा गारंटी के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने अक्सर अन्य नाटो सदस्यों पर अपना बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। हालांकि नाटो सदस्यों ने हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने पिछले साल इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज के बारे में जानने का। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े नवीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट 30 गीगावाट क्षमता का है। यह गुजरात के हावड़ा और कच्छ में स्थापित किया गया है। बाल्टिक सागर के तल पर भूवैज्ञानिकों ने 1670 पत्थरों से बनी 1 किलोमीटर लंबी दीवार की खोज की है। शोधकर्ताओं की टीम अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसका निर्माण संभवतः पाषाणकालीन शिकारियों ने तकरीबन 11,000 साल पहले बारहसिंघा का शिकार करने के लिए किया होगा। यह बाल्टिक सागर क्षेत्र में मिला पाषाण युग का पहला हंटिंग स्ट्रक्चर है। 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1.92 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेघा इंजीनियरिंग, जोहो स्विग्गी, इटांस फार्मास्यूटिकल्स, ड्रीम 11, पार्ले, जीरोधा और रोजर पे का स्थान है। गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। 2024 BR4 नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ 44,880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह एस्टेरॉयड 14 फरवरी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पृथ्वी के बेहद करीब यानी 46 लाख किलोमीटर से गुजरेगा। नासा ने इस एस्टेरॉयड को संभावित तौर पर खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। इसका आकार फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर या 430 से 980 फीट व्यास का बताया है। हाल ही में अलास्का पॉक्स वायरस से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल अमेरिका के अलास्का में कमजोर इम्यूनिटी वाले एक बुजुर्ग की इस वायरस से मौत हो गई है। यह एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो सबसे पहले 2015 में अलास्का में एक मरीज में मिला था। यह मुख्यतः छोटे स्तनधारियों को संक्रमित करता है और सबसे ज्यादा लाल पीठ वाले चूहों और छछूंदरों में मिलता है। इससे त्वचा पर घाव, लिंक नोड में सूजन और जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द होता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर क्या प्रश्न बनते हैं उन पर। पहला प्रश्न है, नाटो की संस्थापक संधि के तहत सामूहिक रक्षा का सिद्धांत किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 या फिर अनुच्छेद 9? अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2003? अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, वाइमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर डेनमार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेनमार्क। MSP से संबंधित शांता कुमार कमेटी किस वर्ष बनाई गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2013? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।